1962 में यह सरकारी विज्ञापन आया था और यह विज्ञापन हमने आज आपको इसलिए दिखाया क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उनकी दादी इंदिरा गांधी ने इस देश की रक्षा के लिए अपना सारा सोना समर्पित कर दिया था, अपना खुद का मंगल सूत्र भी दे दिया था। और यह बात उनकी सही भी है। यह बात उन्होंने इसलिए कही क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी देश के लोगों का पैसा, महिलाओं का सोना और महिलाओं का मंगल सूत्र भी घुसपैठियों में बांटना चाहती है। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब यह शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से ये देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने? इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। तो मंगलसूत्र एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है और प्रधानमंत्री मोदी देश की हिंदू महिलाओं को कह रहे हैं कि उनका मंगलसूत्र खतरे में है। लेकिन आज हम आपको यह बताएंगे कि इस मंगलसूत्र का एक बहुत बड़ा कनेक्शन वर्ष 1962 के भारत चीन युद्ध से भी है, जिसका आज तक कांग्रेस पार्टी ने कभी कोई हिसाब किताब नहीं दिया। यानी सरकार एक बार पहले भी देश की महिलाओं का मंगलसूत्र ले चुकी है। आज सबसे पहले हमने आपको जो सरकारी विज्ञापन दिखाया, यह वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के बीच, जब भारत और चीन के बीच युद्ध चल रहा था, उस युद्ध के दौरान यह विज्ञापन प्रसारित किया गया था, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने यह वादा किया था कि अगर भारत के लोग अपना पैसा, सोना, यहां तक कि गर्म कपड़े भी भारतीय सेना के लिए दान करेंगे तो भारत चीन के खिलाफ यह युद्ध जीत जाएगा। भारत को, भारत की सेना को, भारत के सैनिकों को इससे बड़ी मदद मिलेगी क्योंकि उस समय भारत सरकार के पास पैसे की कमी थी। आप देख सकते हैं कि इस विज्ञापन के आखिर में महिलाओं के मंगलसूत्र और दूसरे गहनों से विक्ट्री और विजय लिखा गया था। अंग्रेजी में विक्ट्री और हिंदी में विजय लिखा गया था। और यह जो लिखा गया है, किस चीज से लिखा है? महिलाओं के जो गहने हैं उनसे जोड़कर ये विक्ट्री और विजय शब्द लिखा गया है। और इसका मतलब क्या है कि महिलाएं जब अपना सोना, चांदी, स्त्री धन या फिर अपना मंगलसूत्र देंगी, उससे भारत को चीन के खिलाफ ये विजय मिलेगी, विक्ट्री मिलेगी। लेकिन हकीकत में यह सरकारी विज्ञापन लोगों को एक तरीके से गुमराह करने वाला था। और इस युद्ध में भारत चीन से हार गया और चीन ने लद्दाख में हमारी 38,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया था। प्रियंका गांधी वाड्रा की यह बात सही है कि उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वर्ष 1962 के युद्ध में अपना मंगलसूत्र और दूसरे गहने नेशनल डिफेंस फंड में दान में दे दिए थे। और यह बात है नवंबर 1962 की, जिसकी कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें आज हमने आपके लिए खास तौर पर निकाली हैं। जरा बड़ी स्क्रीन पर आप देखिए, जब इंदिरा गांधी ने अपने गहने नेशनल डिफेंस फंड में दान कर दिए थे ताकि ये भारतीय सेना के काम आ सकें ये पैसा, और हम ठीक से चीन के साथ युद्ध कर सकें और हम जीतें। क्योंकि सरकार ने तब कहा था कि हम इस युद्ध को जीत सकते हैं। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने उस समय कुल मिलाकर 336 ग्राम सोना, जिसमें उनका मंगलसूत्र भी था, सरकार को युद्ध लड़ने के लिए दान में दे दिया था। और इंदिरा गांधी की इन तस्वीरों को देखने के बाद देश की महिलाओं में अपने गहने और मंगलसूत्र सरकार को दान में देने के लिए बाढ़ सी लग गई थी और बड़ी संख्या में देश की महिलाएं बाहर निकली थी। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि उस समय महिलाएं सरकार द्वारा बनाए गए अलग अलग केंद्रों पर जाकर अपने हाथों से अपने कंगन और गले से मंगलसूत्र और दूसरे गहने उतार कर दान में दे रही थीं, कुछ इस तरीके से जैसे आप अभी इन तस्वीरों में देख रहे हैं। ये 1962 की तस्वीरें हैं। देखिए, महिलाएं अपने हाथों की चूड़ियां, कंगन, यहां तक कि अपना मंगलसूत्र और अपने गहने सरकारी केंद्रों पर जाकर दे रही थी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार भी यही कहती थी कि वो इस सोने और पैसे से चीन की सेना को हरा देगी। और यह बात सुनकर लोग दान देने के लिए और ज्यादा प्रोत्साहित होते थे। और आप जानते हैं, हमारे देश में लोग राष्ट्रभक्त हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, चाहे कैसे भी कर पाएं। और हमारे देश की महिलाएं और पुरुष
उस समय भी पीछे नहीं हटे थे। जिसके पास जितना पैसा था उन्होंने पैसा दिया, जिस महिला के पास सोना चांदी था उन्होंने सोना चांदी दिया, गहने दिए। और आपको यकीन नहीं होगा कि नेशनल डिफेंस फंड बनने के सिर्फ कुछ दिनों के अंदर 28 नवंबर 1962 तक सरकार को देश के लोगों से 8 करोड़ रुपए कैश और 252 किलोग्राम सोना और सोने के सिक्के दान में मिल चुके थे। 252 किलोग्राम सोना और 8 करोड़ रुपया देश के लोगों ने तब सरकार को दे दिया, यह कहते हुए कि यह भारतीय सेना के काम आएगा और आप युद्ध लड़िए अच्छे से और चीन को हरा दीजिए। और उस समय के हिसाब से अगर आप देखें 1962 के हिसाब से तो यह बहुत बड़ी रकम मानी जाएगी। एक तुलना करके देखिए, उसी साल 1962 में पूरे देश में लोकसभा के चुनाव हुए थे। जैसे आज अभी लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, ऐसे ही 1962 में लोकसभा के चुनाव हुए थे और पूरे चुनाव पर लोकसभा के 7 करोड़ 20 लाख रुपए का खर्चा आया था। 7 करोड़ 20 लाख रुपए में पूरा लोकसभा चुनाव हो गया था 1962 में, जबकि युद्ध के दौरान भारत के लोगों ने कुछ ही दिनों में 8 करोड़ रुपया सरकार को दान में दे दिया था। इसका मतलब जितना पैसा लोकसभा चुनाव में खर्च होता था पूरे देश के चुनाव कराने में, उससे कहीं ज्यादा पैसा लोगों ने सरकार को दान में दे दिया। और जो 250 किलोग्राम सोना सरकार को दान में मिला था, अगर आज के हिसाब से उसकी कीमत निकाली जाए तो आज उसकी कीमत होगी लगभग 185 करोड़ रुपए। 185 करोड़ रुपए का सोना और 8 करोड़ रुपया। नेहरू की सरकार ने लोगों से यह सारा पैसा और सोना चीन के खिलाफ युद्ध में सेना को अच्छे हथियार उपलब्ध कराने के लिए, संसाधन उपलब्ध कराने के लिए लिया था और तब कहा था कि अगर देश के लोग सेना की मदद के लिए आगे आएंगे तो भारत चीन से यह युद्ध जीत जाएगा। लेकिन हकीकत में भारत दुर्भाग्य से यह युद्ध हार गया। और इससे भी बड़ी बात यह है कि इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने कभी देश को यह नहीं बताया कि उसने इन पैसों का और इतने 250 किलोग्राम सोने का क्या किया। उस समय कई बार यह मांग उठी कि नेहरू सरकार को नेशनल डिफेंस फंड में मिले दान का हिसाब किताब देश को देना चाहिए, लेकिन कांग्रेस की किसी भी सरकार में इस जानकारी को कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया। और सोचिए यह भी कितना विरोधाभास है कि जो कांग्रेस आज पीएम केयर्स फंड में मिले दान को लेकर अक्सर सवाल उठाती रहती है कि हमें बताइए कि पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा आया और यह कहां खर्च हुआ, और चुनावी बॉन्ड से मिले चंदे को वसूली रैकेट और घोटाला बताती है, उसी कांग्रेस ने आज तक देश को यह कभी नहीं बताया कि उसने 1962 के युद्ध में देश के लोगों से जो पैसा और सोना दान में लिया था उसका उसने क्या किया, कितना पैसा कहां खर्च हुआ, कितना बच गया, क्योंकि देश की महिलाओं को उनका ये सोना और चांदी, उनका ये मंगलसूत्र दोबारा वापस नहीं मिला। और सोचिए कांग्रेस पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल की इतनी तारीफ करती है, जबकि सच यह है कि उस समय सरकार इतनी भी सक्षम नहीं थी कि वो भारतीय सेना को जरूरी मदद और हथियार भी दे पाती। और सरकार को युद्ध शुरू होते ही लोगों से मदद मांगनी पड़ी और बाद में इस मदद का भी सरकार ने कोई हिसाब किताब इस देश के लोगों को नहीं दिया। वर्ष 1962 के बाद वर्ष 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भी कांग्रेस ने सेना की मदद के लिए लोगों से ऐसे ही पैसा और सोना दान में देने की अपील की और बाद में इस दान का भी कांग्रेस ने कभी कोई हिसाब नहीं दिया। और उस जमाने में मुसलमानों को खुश करने के लिए एक फेक न्यूज भी लोगों ने फैलाई थी कि हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए भारतीय सेना को 5000 किलोग्राम सोना दान में दे दिया है और इसकी घोषणा उन्होंने खुद पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से मुलाकात करने के बाद की है। और ये एक ऐसी फेक न्यूज है जिस पर आज भी बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं, जबकि वर्ष 1918 की एक रिपोर्ट में यह बताया गया कि हैदराबाद के आखिरी निजाम ने 5000 नहीं बल्कि 425 किलोग्राम सोना सरकार को तब दिया था, 5000 नहीं दिया था। और यह सोना भी उन्होंने दान में नहीं बल्कि गोल्ड बॉन्ड्स में निवेश किया था। सरकार के गोल्ड बॉन्ड्स में उन्होंने निवेश किया था, दान नहीं दिया था। और इस निवेश पर उन्हें 6.5% की दर से ब्याज मिलना था। लेकिन देश में यह झूठ फैला दिया गया कि हैदराबाद के निजाम भारत से इतना प्यार करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए भारत की सेना को इतना सोना दान में दे दिया। हालांकि मीर उस्मान अली खान के पोते
नजफ अली खान आज भी ये दावा करते हैं कि उन्होंने 5000 किलोग्राम सोना ही तब दान में दिया था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में बड़ी बात यह है कि जिस मंगलसूत्र का कनेक्शन 1962 के युद्ध से है, वही मंगलसूत्र अब 2024 में लोकसभा चुनाव में ट्रेंड कर रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुद्दा बन गया है और यह इन चुनावों में इस बार का सबसे बड़ा एम फैक्टर बनता जा रहा है। एम मतलब मंगलसूत्र, जिस पर लगातार राजनीतिक संघर्ष हो रहा है। और अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने फिर से इस पर एक बयान देकर एक नई बहस छेड़ दी है। लोगों का पैसा, सोना और महिलाओं का मंगलसूत्र बांटने के आरोपों पर राहुल गांधी ने कहा है कि उनकी दिलचस्पी जातियों में नहीं बल्कि न्याय में है और वो जातिगत जनगणना के जरिए देश का एक्सरे इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इससे असली समस्या के बारे में पता चलेगा। और उनका कहना है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र से प्रधानमंत्री मोदी की घबराहट बढ़ गई है, लेकिन कांग्रेस सरकार में आते ही सबसे पहले यही जातिगत जनगणना कराएगी और जरूर कराएगी। यानी राहुल गांधी अपने किसी भी स्टेटमेंट से, किसी भी वादे से पीछे नहीं हट रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि मैं इस पर अड़िग हूं। पत्रकार हैं, जो एंकर्स हैं, मैंने इनके नाम निकालने शुरू किए। 95% का इनमें एक है ही नहीं, एक ओबीसी नहीं है, एक ओबीसी एंकर नहीं है हिंदुस्तान में। एक ओबीसी एंकर नहीं है, एक दलित एंकर नहीं है, एक आदिवासी एंकर नहीं है। सारी की सारी कंपनियों के लिस्ट में 90% से एक मालिक है ही नहीं। तो जहां भी देखो, मीडिया में देखो, प्राइवेट अस्पतालों को देखो, बड़ी बड़ी कंपनियों को देखो, जुडिशियल सिस्टम को देखो, जहां भी देखो कोई है ही नहीं वहां पे। 90% का कोई है ही नहीं। अब मुझे फ्रैंकली जात में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट न्याय में है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में आज 90% के साथ अन्याय हो रहा है, भयंकर अन्याय हो रहा है। अगर आपको चोट लगे और मैं आपसे कहूं, भैया शांत हो जाए जरा, और मैं आपसे कहूं कि देखिए इनको चोट लगी है, एक्सरे करा लीजिए, तो एक्सरे से किसी को इतराज तो नहीं होना चाहिए ना। मगर आप देखिए, नेशनल मीडिया को देखिए, नरेंद्र मोदी को देखिए, जैसे ही मैंने एक्सरे का शब्द प्रयोग किया, मैंने सिर्फ यह कहा कि टेस्ट करते हैं अन्याय कितना है, सारे के सारे खड़े हो गए। देश को तोड़ने की कोशिश हो रही है, देश को बांटने की कोशिश हो रही है। एक्सरे से क्या बटेगा, कैसे बटेगा? एक्सरे से सिर्फ 90% को यह पता लगेगा कि उनकी भागीदारी कितनी है। अब सारे के सारे देशभक्तों को यह अच्छा लगना चाहिए। देशभक्त क्या चाहता है? देशभक्त देश में न्याय चाहता है। देशभक्त अन्याय थोड़ी चाह सकता है। देशभक्त चाहता है कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, देशभक्त चाहता है कि हिंदुस्तान एक दिन सुपर पावर बने, जो भी जैसे भी आप कहना चाहो। तो अगर आप सुपर पावर बनना चाहते हो, चाइना से मुकाबला करना चाहते हो, तो 90% शक्ति का प्रयोग तो करना पड़ेगा। अगर आप 90% की शक्ति का प्रयोग ही नहीं करोगे तो कैसे बनोगे? तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि सारे के सारे लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं, सारे के सारे,
जो अपने को देशभक्त कहते हैं, एक्सरे से डरते हैं। मोदी जी ने 10 साल देश को कहा कि मैं ओबीसी हूं। जैसे ही मैंने एक्सरे की बात की, जाति जनगणना की बात की, नरेंद्र मोदी कहते हैं जाति नहीं। अरे जात नहीं है तो आप ओबीसी कैसे? फिर आपको उस टाइम कहना था मेरी तो कोई जात ही नहीं है। और फिर कहते हैं हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात हैं, अमीर और गरीब। ठीक है, अगर आप ये बात मानते हो कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2 जात है, अमीर और गरीब, तो मैं आपसे कहता हूं कि गरीबों की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको ओबीसी, दलित, आदिवासी मिल जाएंगे। और अमीरों की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको एक दलित, एक आदिवासी, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा। 90% लोगों को यह बात समझ आ गई है। शायद वो आज कह नहीं रहे हैं, खुलकर कह नहीं रहे हैं, मगर उनको बात समझ आ गई है कि हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में, हिंदुस्तान की इकोनॉमी में, हिंदुस्तान के जुडिशरी में उनकी कोई जगह नहीं है। और देश 90% उनका है। तो इसको रोका नहीं जा सकता है। और जैसे ही हमारी सरकार आएगी, मैं आपको बता रहा हूं, पहला काम जाति जनगणना होगा। राम मंदिर बन गया और उसमें हमारा एक आदमी नहीं दिखा। पार्लियामेंट नया खुल गया, बड़ी पूजा हुई, नरेंद्र मोदी बैठे, मगर हमारा एक आदमी उसमें नहीं दिखा। दलित, आदिवासी, ये तो कह रहे हैं आदिवासी राष्ट्रपति है हिंदुस्तान में। मतलब ये कौन सी भागीदारी है? हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति है, नया पार्लियामेंट बन रहा है, हेड ऑफ स्टेट का काम उस पार्लियामेंट को खोलने का है। हेड ऑफ स्टेट को परे कर दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि इस देश में 55 साल तक कांग्रेस की सरकारें रहीं। आप खुद सोचिए कि हमने कब किसी से किसी का मंगलसूत्र ले लिया, कब लोगों का सोना चांदी ले लिया, कब लोगों का पैसा ले लिया। तो ये तो हमने आपको बताया कि 1962 में जरूर सोना चांदी लिया गया था। इंदिरा गांधी ने खुद अपना भी मंगलसूत्र दे दिया था। लेकिन एक सर्वे राहुल गांधी को कराना चाहिए उन 55 वर्षों का, और यह देखना चाहिए कि उन 55 वर्षों में जब कांग्रेस की सरकार भारत में थी, तब देश के मीडिया में कितने ओबीसी लोग बड़े बड़े पदों पर थे, देश की बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों में सीनियर मैनेजमेंट में कितने ओबीसी थे, देश के न्यायपालिका में कितने ओबीसी थे। उस सर्वे में उन्हें यह भी देखना चाहिए कि उस समय आईएएस में, सिविल सर्विसेज में कितने मुसलमान थे। और उन 55 वर्षों पर एक सर्वे निकालकर एक रिपोर्ट जरूर उस पर तैयार होनी चाहिए कि 55 वर्षों में अगर कांग्रेस पार्टी ये सुनिश्चित नहीं कर पाई कि देश के बड़े बड़े पदों पर ओबीसी के लोग हों, पिछड़ी वर्ग के लोग हों, पिछड़ी जातियों के लोग हों, तो फिर अब वो क्या कर लेंगे। और उनकी सरकार 2014 तक इस देश में थी, लेकिन अचानक अब वो हर घर का और हर परिवार का एक्सरे करना चाहते हैं। अब ये एक्सरे का जो आइडिया है, ये राहुल गांधी को लगता है कि ये वेरी गुड आइडिया है, बीजेपी को लगता है ये बैड आइडिया है। अब गलती और मास्टर स्ट्रोक में बहुत छोटा सा फर्क होता है। 4 जून को यह पता चलेगा कि राहुल गांधी ने यह गलती की है इस मुद्दे को उठाकर, या ये मास्टर स्ट्रोक है। बीजेपी को लगता है कि राहुल गांधी ने बहुत बड़ी गलती की है और इसका फायदा बीजेपी को जरूर मिलेगा, और इस चुनाव में बीजेपी असल में कांग्रेस की गलतियों का ही सबसे ज्यादा फायदा उठा रही है। कांग्रेस को ऐसा लगता है, राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि यह गलती नहीं है, ये मास्टर स्ट्रोक है। तो अब आप देखिए, अगर हम मैच जीत जाते हैं तो कोई भी नया प्रयोग होता है तो हम कहते हैं ये मास्टर स्ट्रोक है, और अगर उस प्रयोग की वजह से मैच हार जाते हैं तो कहते हैं ये बहुत बड़ा ब्लंडर था, ये बहुत बड़ी गलती थी।
और देश के लोग बेसब्री से 4 जून का इंतजार कर रहे हैं, जब यह पता चलेगा कि राहुल गांधी ने ये जो एक्सरे वाला बयान दिया है कि हम हर परिवार का एक्सरे करवाएंगे, हर घर का एक्सरे करवाएंगे, देखेंगे किसके पास कितना पैसा है, ये मास्टर स्ट्रोक होगा या उनकी बहुत बड़ी गलती साबित होगी। लेकिन यह सर्वे तो 55 साल का कराना चाहिए कि कांग्रेस के शासन में कितने ओबीसी उस समय बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, उसकी भी एक लिस्ट कांग्रेस के नेताओं को निकालनी चाहिए कि जब हम 55 वर्ष हम सरकार में थे तब इतने बड़े बड़े पदों पर ओबीसी और पिछड़ी जाति के लोग थे, सरकारी नौकरियों में इतने बड़े बड़े पदों पर भी वो लोग पहुंचे, और फिर आगे की बात करनी चाहिए। मंगलसूत्र पर हो रही इस राजनीति के बीच कांग्रेस के नेता और ओवरसीज कांग्रेस के चेयरपर्सन सैम पित्रोदा ने संपत्ति को बांटने को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है जिस पर भारत में एक बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया है और यह भी चुनावी मुद्दा बन गया है। और इससे आज आप ये समझ सकते हैं कि कैसे कांग्रेस में ही छोटे छोटे टाइम बॉम्ब बैठे हुए हैं, और जब ये टाइम बॉम्ब फटते हैं तो ये अपनी ही पार्टी का नुकसान करते हैं। और सैम पित्रोदा ने बैठे बैठे अमेरिका में बैठकर कैसे कांग्रेस को एक टाइम बॉम्ब की तरह एक इतना बड़ा झटका दे दिया, वो आप देखिए। सैम पित्रोदा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और उन्होंने अमेरिका के शिकागो में बैठकर यह कहा कि अमेरिका में इनहेरिटेंस टैक्स की व्यवस्था है। इस टैक्स का मतलब है कि लोगों की संपत्ति का 45% हिस्सा ही उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार को मिलता है विरासत में, और बाकी का 55% हिस्सा सरकार ले लेती है। ऐसा उन्होंने कहा है कि अमेरिका में यह टैक्स है कि जब किसी की मृत्यु होती है तो सरकार उससे उसके प्रॉपर्टी पर, उसकी संपत्ति पर बहुत बड़ा टैक्स लेती है, यानी लगभग आधी प्रॉपर्टी, आधी संपत्ति सरकार रख लेती है और उसके बच्चों को आगे सिर्फ आधी संपत्ति ही वो दे पाता है वसीयत में। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता, और भारत में भी वो ये कहते हैं कि इस नए कानून पर, इस टैक्स पर चर्चा होनी चाहिए कि भारत में भी ऐसा कोई व्यवस्था हम करें। भारत में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी 100% संपत्ति पर उसके परिवार का अधिकार होता है, आप सब जानते हैं, और इसीलिए भारत में भी ऐसी व्यवस्था पर चर्चा और बहस दोनों होनी चाहिए, ऐसा सैम पित्रोदा का कहना है। और उन्होंने यह भी कहा कि जब हम संपत्ति के पुनर्वितरण की बात करते हैं तो हम नई नीतियों और नए तरह के प्रोग्राम की बात करते हैं, और यही वजह है कि अब सैम पित्रोदा के इस बयान पर विवाद बहुत बढ़ गया है और उन्होंने बैठे बैठे कांग्रेस का बड़ा नुकसान कर दिया। लेकिन उन्होंने एक नया आइडिया दिया है जो कि भारत की राजनीति के लिए बैड आइडिया है, लेकिन आइडिया तो एक बार आप सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. Now that's an interesting law. It says, you in your generation made wealth, you are leaving now, you must leave your wealth for public. Not all of it, half of it. Which to me sounds fair. In India you don't have that. If somebody is worth 10 billion and he dies, his children get 10 billion. Public get nothing. And law says, you get half of it, public gets half of it. So these are the kind of issues people will have to debate, discuss. तो सैम पित्रोदा अंग्रेजी में बात कर रहे थे, अंग्रेजी में ये आइडिया दे रहे थे जिसे वो वेरी गुड आइडिया समझते हैं, लेकिन है ये बैड आइडिया। तो हिंदी में मैं आपको बता देता हूं कि वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका में एक इनहेरिटेंस टैक्स की व्यवस्था है, जिसका मतलब ये है कि अगर किसी की भी मृत्यु होती है तो वो विरासत में अपने परिवार के लिए जो संपत्ति छोड़ता है, जो संपत्ति छोड़कर जाता है, उसमें 55% टैक्स सरकार ले लेती है और वो सिर्फ 45% ही उसका अपनी संपत्ति का विरासत में अपने परिवार के लिए छोड़ सकता है। और अब भारत में भी ऐसे टैक्स पर विचार होना चाहिए, और एक तरीके से वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब समय आ गया है कि भारत में भी इस तरह का टैक्स लोगों पर लगना चाहिए। अब सोचिए, जिस भारत में मुश्किल से 2% लोग भी इनकम टैक्स ही नहीं देते, उस देश में सैम पित्रोदा ने विरासत में मिली संपत्ति पर टैक्स लगाने का मुद्दा उठाकर शायद बहुत बड़ी गलती कर दी है, और अब यह चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा।
तो जिस भारत में लोग इनकम टैक्स नहीं दे रहे, वहां वो कह रहे हैं कि विरासत में, मृत्यु के बाद विरासत में मिलने वाली संपत्ति पर टैक्स लगा दिया जाए। सैम पित्रोदा अमेरिका के जिस इनहेरिटेंस टैक्स की तारीफ कर रहे हैं, उस पर खुद अमेरिका में भी बहुत विवाद है। और अमेरिका में भी सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जहां लोगों से उन्हें विरासत में मिली संपत्ति पर टैक्स देना होता है। और इन 6 राज्यों में भी अब एक राज्य ऐसा है जिसमें वर्ष 2025 तक इस टैक्स को समाप्त करने का ऐलान कर दिया गया है। यानी अब 5 राज्य ही बचे, जिससे यह पता चलता है कि अमेरिका भी इस टैक्स के पक्ष में पूरी तरह से नहीं है। अमेरिका के अलावा दुनिया के 15 से ज्यादा देशों में इनहेरिटेंस टैक्स की व्यवस्था है और इनमें जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस, स्पेन और जर्मनी है। और इस इनहेरिटेंस टैक्स का मूल उद्देश्य यही होता है कि लोगों को विरासत में मिली संपत्ति का कुछ हिस्सा सरकार के पास देना चाहिए और फिर सरकार इस पैसे को देश के विकास पर खर्च कर सकती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति के पास 100 करोड़ रुपए की संपत्ति है, तो इन देशों की सरकारें ऐसा मानती हैं कि इनमें से विरासत में मिली संपत्ति का कुछ हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में मिलना चाहिए और बाकी का हिस्सा परिवार को मिल सकता है। अमेरिका में कुछ जगहों पर कुल संपत्ति का 55% हिस्सा इसी इनहेरिटेंस टैक्स के रूप में सरकार के पास चला जाता है। और यही वजह है कि इस टैक्स से बचाने के लिए वहां बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, वो अपने जीवित रहते हुए ही एक ट्रस्ट बना लेते हैं और अपनी संपत्ति के एक बड़े हिस्से को उस ट्रस्ट में पहले ही दान कर देते हैं, जिससे सरकार के पास वो संपत्ति जाती ही नहीं और ये उद्योगपति इस टैक्स से बच जाते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि अमेरिका में बड़ी संख्या में जो अमीर लोग हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं या जिनके पास बहुत पैसे हैं, यहां तक कि बहुत सारे नेता भी उनमें ऐसे हैं, जो पहले ही अपने जीते जी वहां पर ट्रस्ट बना देते हैं और अपनी जो संपत्ति है उसे उस ट्रस्ट में ट्रांसफर कर देते हैं और कहते हैं कि अब ये हमारी संपत्ति नहीं रही, ये सार्वजनिक हो गई क्योंकि ये ट्रस्ट है। लेकिन उस ट्रस्ट को वही लोग कंट्रोल करते हैं। भारत में अभी विरासत में मिली संपत्ति के बंटवारे और टैक्स को लेकर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है और भारत में लोगों की पैतृक संपत्ति पर सरकार का कोई अधिकार नहीं होता, ना ही सरकार इस पर लोगों से कोई टैक्स ले सकती है। यह पूरी तरीके से परिवार को मिलता है। लेकिन सैम पित्रोदा के बयान ने अब इस पर कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया है और इस पर आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसे एक फुल टॉस बॉल की तरह लिया और इस पर छक्का मार दिया। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस देश के लोगों की संपत्ति का एक्सरे करना चाहती है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, यह नया स्लोगन भी आज उन्होंने लोगों के सामने रख दिया। कांग्रेस पार्टी के खतरनाक इरादे एक के बाद एक खुलकर सामने आ रहे हैं। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाहपीर परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। कांग्रेस का मंत्र है, कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। कांग्रेस के शाहजादे का कहना है कि ये देश के हर घर, हर अलमारी, हर परिवार की संपत्ति का एक्सरे करेंगे। हमारी माताओं बहनों के पास जो थोड़ा बहुत स्त्री धन होता है, गहने जेवर होते हैं, कांग्रेस उनकी भी जांच कराएगी। कहती है कांग्रेस सत्ता में आने के बाद ही वो एक के बाद ऐसे क्रांतिकारी कदम उठाएगी। अरे ये सपने मत देखो, देश की जनता आपको ऐसा मौका नहीं देगी।
अब कांग्रेस सैम पित्रोदा के इस बयान के बाद बैकफुट पर आ गई है। कांग्रेस को पता है कि इस बयान से नुकसान हो सकता है और कांग्रेस ने कहा है कि सैम पित्रोदा के बयान से पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, ये उनका निजी बयान है और कांग्रेस इनहेरिटेंस टैक्स को लेकर कोई वादा नहीं करती, ना ही उसने ये कहा है कि वो इसे लागू करेगी। ये उनका निजी बयान है, कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस का लेकिन यह भी कहना है कि वर्ष 1985 में जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने ही विरासत में मिली संपत्ति पर टैक्स लगाने के प्रावधान को समाप्त किया था। और कांग्रेस का यह दावा सही भी है, राजीव गांधी ने इस टैक्स को हटाया था। इस टैक्स को हमारे देश में एस्टेट ड्यूटी टैक्स कहते थे, जिसमें 20 लाख रुपए से ज्यादा की पैतृक संपत्ति पर सरकार अधिकतम 85% तक टैक्स वसूलती थी और लोग तब इस टैक्स का बड़ा विरोध करते थे और इस टैक्स को वर्ष 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने तब समाप्त कर दिया था। अब कांग्रेस उसका श्रेय ले रही है और कह रही है कि हम ऐसे टैक्स लगाते नहीं हैं, हम तो समाप्त करते हैं, राजीव गांधी ने इसे समाप्त किया था। लेकिन कांग्रेस ये नहीं बता रही कि वर्ष 2011 में उस समय के गृह मंत्री पी चिदम्बरम, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा था कि सरकार को टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की आवश्यकता है और इसके लिए लोगों को विरासत में मिलने वाली संपत्ति पर इनहेरिटेंस टैक्स लोगों पर लगाना चाहिए। ऐसा उस समय पी चिदम्बरम ने कहा था और आज मैं आपको पी चिदम्बरम का वो बयान पढ़कर भी सुनाता हूं। 2011 तारीख है 12 जुलाई। Concerned over low tax GDP ratio, the Honorable Home Minister Mr. P. Chidambaram has pitched for higher taxes on luxury products and imposing inheritance tax. और तब उन्होंने कहा, we are really underestimating our capacity to raise resources, especially tax resources. Since non-planned expenditure is difficult to contain, the tax GDP ratio must be raised, especially by taxing conspicuous consumption and imposing inheritance tax. ऐसा उन्होंने अपने बयान में कहा है। पी चिदम्बरम की इस टिप्पणी पर कांग्रेस के नेता यह कह रहे हैं कि जयंत सिन्हा, जो बीजेपी के नेता हैं और पूर्व मंत्री भी हैं, और अरुण जेटली, जो कि बीजेपी की सरकार में वित्त मंत्री रह चुके हैं, इन दोनों ने भी इनहेरिटेंस टैक्स का समर्थन किया था और बीजेपी इस टैक्स की सबसे बड़ी पक्षधर पहले रही है, लेकिन अब वही बीजेपी इसे एक बड़ा मुद्दा बना रही है। मैं साफ कह देना चाहता हूं, इस मामले पे जो पित्रोदा जी ने कहा है वो उनकी राय है, पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पोजीशन नहीं है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पोजीशन नहीं है। ये जानबूझकर सनसनीखेज रंग दिया जा रहा है प्रधानमंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री के सलाहकारों द्वारा, ताकि ध्यान मुद्दों से हटाया जाए। तो इसका मतलब यह है कि ये जो इनहेरिटेंस टैक्स है, इस पर इससे पहले भी चर्चा होती रही है हमारे देश में और बीजेपी के नेताओं ने भी इस पर चर्चा की है और कांग्रेस के नेताओं ने भी इस पर चर्चा की है। तो दोनों में फर्क क्या है? तो फर्क को आप समझिए। हर बात को एक कॉन्टेक्स्ट के संदर्भ में देखना आवश्यक होता है। कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ, मतलब पृष्ठभूमि। कोई भी बात होती है तो उसकी पृष्ठभूमि में रखकर उसे देखना आवश्यक होता है, तब उसका मतलब समझ में आता है। यहां पृष्ठभूमि और कॉन्टेक्स्ट यह है इस इनहेरिटेंस टैक्स का कि इससे ठीक पहले राहुल गांधी एक्सरे की बात कर चुके हैं कि हम एक्सरे करेंगे और देखेंगे कि किसके पास कितना पैसा है और किसके पास कितनी संपत्ति है। वो ये कह चुके हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो वो आर्थिक सर्वे करेंगे। आर्थिक सर्वे का मतलब यही है कि हर परिवार का एक्सरे होगा, जिसमें यह देखा जाएगा कि उस परिवार के पास कितना सोना चांदी है, कितना पैसा है। जातिगत सर्वे की भी वो बात कर चुके हैं और फिर कांग्रेस ये भी कह चुकी है कि वो अगर सरकार में आई तो वो अगर उन्हें ऐसा अंतर पाया गया, उन्हें ऐसा लगा, तो वो इस पर नीतियां बना सकती है। ये तो उन्होंने भी नहीं कहा कहीं कि इनहेरिटेंस टैक्स वो लगाएंगे, लेकिन अगर आप पृष्ठभूमि, संदर्भ और कॉन्टेक्स्ट के साथ देखेंगे तो बीजेपी ने सिर्फ ये काम किया है कि इन दोनों बयानों को आपस में मिला दिया है। अब सैम पित्रोदा के बारे में भी 2 लाइन आपको बता देता हूं। असल में कांग्रेस में बहुत सारे टाइम बॉम्ब्स हैं। आपको याद होगा मणिशंकर अय्यर उनमें से एक हैं। उन्होंने भी चुनाव से पहले कई बार अपने टाइम बॉम्ब से कांग्रेस को उड़ाने की कोशिश की है। इसके अलावा सैम पित्रोदा ने अब चुनाव से ठीक पहले यह बयान दे दिया। 2019 में भी
वो एक ऐसा ही बयान दे चुके हैं जब उन्होंने कहा था हुआ तो हुआ, और वो इसी नाम से अब मशहूर भी हैं, हुआ तो हुआ। 1984 में सिख दंगों पर उनसे एक सवाल पूछा गया था जिसके जवाब में उन्होंने कहा था हुआ तो हुआ। फिर बाद में उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी थी, लेकिन तब तक वो कांग्रेस के जो चांसेस थे उन्हें टाइम बॉम्ब से उड़ा चुके थे, और इस बार भी वो एक टाइम बॉम्ब बनकर इस चुनाव में दोबारा लौटे हैं। और बीजेपी को सैम पित्रोदा का धन्यवाद देना चाहिए और कांग्रेस को सैम पित्रोदा की जांच करनी चाहिए। हम आपको यह बताएंगे कि भारत में अब लगातार चुनावों के दौरान अल्पसंख्यकों की बात हो रही है, अल्पसंख्यकों का मुद्दा छाया हुआ है। तो यह असली अल्पसंख्यक कौन है और यह अल्पसंख्यक का जो मुद्दा है यह है क्या कि सारे नेता, सब पार्टियां इन्हीं के पीछे पड़े हैं। हमारे देश के 20 करोड़ मुसलमान असली अल्पसंख्यक हैं या सिर्फ 57,000 पारसी और सिर्फ 45 लाख की तादाद में जैन धर्म के लोग असली अल्पसंख्यक हैं? आज मैं आपसे भी यह सवाल पूछता हूं कि अल्पसंख्यक किसे माना जाना चाहिए? हमारे देश में मुसलमानों की संख्या है 20 करोड़, क्या वो असली अल्पसंख्यक हैं? या फिर पारसी असली अल्पसंख्यक हैं जिनकी संख्या सिर्फ 57,000 रह गई है? या फिर जैन अल्पसंख्यक हैं जिनकी संख्या कुछ लाख है? 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 13 राज्यों की कुल 88 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होने वाली है, जिसके लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। इन 88 सीटों में से 20 सीटें यानी 17.6% सीटें अकेले केरल में हैं, जहां दूसरे चरण में केरल की सभी सीटों पर एक साथ वोटिंग हो जाएगी। और केरल में हर बार की तरह इस बार भी अल्पसंख्यकों के वोटों को लेकर बड़ी राजनीति हो रही है। और ये अल्पसंख्यक वोट दो धर्मों के हैं, एक है इस्लाम धर्म और दूसरा है ईसाई धर्म। ये दो वहां सबसे बड़े अल्पसंख्यक माने जाते हैं। केरल में सीपीएम, सीपीआई, कांग्रेस पार्टी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, केरल डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस सेक्युलर, ये सभी राजनीतिक दल इन्हीं अल्पसंख्यक वोटों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि केरल में उन सीटों पर भी मुसलमानों और ईसाई धर्म के लोगों को अल्पसंख्यक बताकर उनके वोट मांगे जा रहे हैं, जहां सही मायने में इस्लाम और ईसाई धर्म के लोग अल्पसंख्यक है ही नहीं बल्कि वो बहुसंख्यक हैं। और इन सीटों पर हिंदू धर्म के लोग अल्पसंख्यक हैं। तो आज मैं आपको वो सीटें बताऊंगा जहां हिंदू अल्पसंख्यक हैं और मुसलमान और क्रिश्चियन बहुसंख्यक हैं। उदाहरण के लिए मल्लपुरम में 68% मुसलमान और सिर्फ 30% हिंदू हैं, फिर भी वहां मुसलमान अल्पसंख्यक माने जाते हैं और हिंदू बहुसंख्यक माने जाते हैं। पोनानी लोकसभा क्षेत्र में 62% मुसलमान हैं और 37% हिंदू हैं, यहां भी मुसलमानों को अल्पसंख्यक ही माना जाता है। इडुक्की में 41% ईसाई हैं, 10% मुसलमान हैं, जबकि 49% हिंदू हैं। और इसी तरह वायनाड में भी हिंदुओं से ज्यादा वोट अल्पसंख्यकों के हैं। अब आपको समझ में आएगा कि वायनाड से राहुल गांधी चुनाव क्यों लड़ते हैं, क्योंकि वहां अल्पसंख्यकों के वोट ज्यादा हैं। वायनाड में 41.3% मुसलमान हैं, 13.7% ईसाई हैं, जो मिलकर 55% होते हैं। इसके बावजूद वायनाड में भी 45% हिंदू ही बहुसंख्यक माने जा रहे हैं और इन सबको अल्पसंख्यक माना जाता है। और आपने देखा कि ये जो कॉम्बिनेशन है वहां, इसी की वजह से राहुल गांधी अमेठी को छोड़कर वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। और एर्नाकुलम, कोट्टयम, कासरगोड और पथनमथिट्टा जैसी सीटों पर भी मुसलमानों और ईसाई धर्म के लोगों की 40 से 50% आबादी है। लेकिन इसके बावजूद इन सभी सीटों पर बहुसंख्यक मुसलमान और ईसाई धर्म के लोग ही अल्पसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक हिंदू सबकी नजरों में बहुसंख्यक है। ये जो दो रंगों से मैंने आपको बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूं, केरल में जो धार्मिक आबादी है इसमें अगर आप देखेंगे तो हरे रंग से जो आपको दिखाई दे रहा है ये मुस्लिम आबादी है, नारंगी रंग से हिंदू आबादी है और नीले रंग जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्रिश्चियन यानी ईसाई आबादी है। इससे आप सोच सकते हैं कि इन सीटों पर असल में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। पर क्या हमारे देश में कोई ये मानेगा कि कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं? क्या वहां हिंदुओं को भी अल्पसंख्यकों के अधिकार मिलेंगे? क्या हिंदुओं के लिए भी वैसी ही राजनीति होगी अल्पसंख्यकों के नाम पर जैसी मुसलमानों के लिए होती है?
1960 के दशक में केरल में 60.8% हिंदू थे, 21.2% ईसाई और 17.9% मुसलमान थे। लेकिन वर्ष 2011 के जनगणना में केरल में हिंदू सिर्फ 54.7% बचे थे। यानी हिंदुओं की आबादी अगर आप देखेंगे ऊपर तो 60% से घटकर 54% रह गई। तो हिंदू जो हैं केरल में कम हो रहे हैं। जैसे पाकिस्तान में हिंदू कम हो रहे हैं, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं की आबादी घट रही है, वैसे केरल में भारत का एक ऐसा राज्य है जहां हिंदुओं की आबादी घट रही है। लेकिन मुसलमान 17.9% से 26.6% हो गए और ईसाई 21.2% से 18.4% रह गए। यानी हिंदुओं की आबादी घट रही है, ईसाइयों की आबादी भी घट रही है और मुसलमानों की आबादी केरल में बढ़ रही है। यानी पाकिस्तान में भी हिंदुओं की आबादी इतनी कम नहीं हुई जितनी पिछले 60 वर्षों में केरल में हो गई। और सोचिए, अभी तो पिछले 13 वर्षों से हमारे देश में जनगणना हुई नहीं है। अगर यह हो जाए तो कल्पना कीजिए केरल में मौजूदा स्थिति इससे भी ज्यादा खराब आपको मिलेगी और आपको पता चलेगा कि हिंदुओं की संख्या और भी कम हो चुकी है और मुस्लिम आबादी की संख्या और ज्यादा बढ़ चुकी है। फिर भी कहते हैं कि केरल में मुस्लिम ही अल्पसंख्यक हैं। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात है कि केरल में 45% मुसलमान और ईसाई रहते हैं। इसके बावजूद उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा मिला है, जबकि हिंदू वहां कई क्षेत्रों में अल्पसंख्यक होते हुए भी बहुसंख्यक माने जा रहे हैं। और बात सिर्फ केरल की नहीं है, जरा दूसरे राज्यों पर भी नजर डालिए। इसी दूसरे चरण में बिहार की किशनगंज सीट पर चुनाव होगा, जहां 65% मुसलमान और 32% हिंदू हैं। केरल की तरह यहां भी 65% मुसलमान ही अल्पसंख्यक माने जाते हैं और यही स्थिति असम में भी है। असम की करीमगंज सीट पर 53% मुसलमान हैं, 42% हिंदू हैं। नौगांव सीट पर 43% मुसलमान, 55% हिंदू। सिलचर सीट पर 38% मुसलमान, 61% हिंदू। लेकिन इसके बावजूद असम में भी मुसलमानों को ही अल्पसंख्यक माना जाता है और हिंदुओं को बहुसंख्यक माना जाता है। इसके अलावा इस समय जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और लक्षद्वीप में हिंदू अल्पसंख्यक पहले ही बन चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बहुसंख्यक ही माना जाता है। जबकि जिन राज्यों में मुसलमानों और ईसाई धर्म के लोगों की आबादी 40 से 60% के बीच है, वहां भी वो अल्पसंख्यक होने का फायदा उठा रहे हैं। हकीकत में हमारे देश में असली अल्पसंख्यक जैन, बौद्ध और पारसी धर्म के लोग हैं, जिनके बारे में आप कभी बात ही नहीं करते। अब देखिए, भारत में सिर्फ 0.4% जैन है, 0.7% बौद्ध हैं और सिर्फ 0.005% यानी सिर्फ 57,000 लोग पारसी हैं। और सही मायनों में असली अल्पसंख्यक ये जैन, बौद्ध और पारसी है, जो ना तो आरक्षण के लिए कभी आंदोलन करते हैं, ना ही खुद को अल्पसंख्यक बताकर सरकारों से हक मांगने के लिए पहुंचते हैं, ना ही विशेष सुविधाएं मांगते हैं, ना कभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ना हिंसा कर रहे हैं, ना कोई आंदोलन कर रहे हैं, ना ये भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं। लेकिन फिर भी इन असली अल्पसंख्यकों की हमारे देश में कोई बात नहीं करता और कड़वा सच यह है कि इन्हें तो कोई अल्पसंख्यक मानता ही नहीं है। आपने कभी सोचा है कि पारसी जो सिर्फ 57,000 हैं इस देश में, ये लोग असुरक्षित महसूस क्यों नहीं करते? ये कभी आकर ये क्यों नहीं कहते कि हमें डर लगता है, हमें हिंदुओं से डर लगता है? ये क्यों नहीं कहते? इन्होंने कभी नहीं कहा कि हमारी संख्या इतनी कम है तो हमें जो है वो आरक्षण मिलना चाहिए। ना कभी बौद्ध कहते हैं और ना कभी जैन ऐसी बात कहते हैं कि इन्हें डर लग रहा है। दूसरी तरफ मुस्लिम आरक्षण के लिए हमारे देश में खुलकर इतनी राजनीति होती है कि, और ये हमने आपको कल भी बताया था कि कैसे कांग्रेस ने 2004 से 2010 के बीच आंध्र प्रदेश में ही एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत 4 बार और यूपी की सरकार में कुल मिलाकर 5 बार मुस्लिम आरक्षण की व्यवस्था को लागू करने की पूरी कोशिश की और यह मुद्दा प्रधानमंत्री मोदी ने भी उठाया था। लेकिन अब असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि अगर अब देश में सांप्रदायिक दंगे हुए तो इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार होंगे। सुनिए क्या कहा। मोदी की एक ही गारंटी मुसलमानों से नफरत की गारंटी है। वो 2002 से सिर्फ नफरत के मुजाहरे कर रहे हैं और 17 करोड़ देश की आबादी है मुसलमानों की, सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समाज है। वो देश के 140 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ मुसलमानों के नहीं है क्या? उनको इस तरह से रुसवा करना, उस तरह से उनसे नफरत करना, और अगर कल कुछ देश में दंगा हो जाए उस जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की होगी।
तो सांप्रदायिक दंगे मुसलमानों के साथ होते हैं, पारसियों के साथ नहीं हो रहे, जैन के साथ नहीं हो रहे, बौद्ध के साथ नहीं हो रहे। और जिंदगी भी कितनी अजीब है, आराम छोड़ना पड़ता है आराम पाने के लिए।